नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मोहन सरकार का बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के पदों में नजर आने वाली स्थायी और अस्थायी का भेद खत्म करना आज का सबसे अहम फैसला बना। अब तक प्रदेश के सरकारी तंत्र में 10 से ज्यादा तरह के पद वर्गीकरण थे। नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन समेत कई श्रेणियां इनमें शामिल थी। यही बिखरा हुआ सिस्टम कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आता था, लेकिन कैबिनेट ने इस उलझे हुए ढांचे को ही खत्म कर दिया है। अब इसे सिर्फ 5 आवश्यक श्रेणियों में समेट दिया गया है। सरकार इसे पोस्ट रिटायरमेंट जस्टिस रिफॉर्म के नजरिए से देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस फैसले से पेंशन, सेवा लाभ और भविष्य की भर्ती नीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा और सैद्धांतिक सहमति दी गई है। यह कदम प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने और उन कर्मचारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है जिन्हें पद अस्थायी होने के कारण वित्तीय लाभों में देरी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 10 में से अब 5 श्रेणी ही रहेंगी। राज्य शासन में अस्थायी और स्थायी पदों के अंतर को खत्म करने का मतलब है कि सरकार अब लंबे समय से अस्थायी या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करेगी, उन्हें स्थायी लाभ देगी और शोषण रोकेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के बाद खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी कर्मचारियों को समान अवसर और सुरक्षा मिल सके। तो इस पूरे कैबिनेट के फैसले को लेकर जानकारी भी दी गई है और क्या कुछ कहा गया, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। 10 प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानी आती थी, अब वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी और काफ़ी इससे कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी। इसमें नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन, इस प्रकार के जो आवश्यक श्रेणी हर विभाग के सहमत के बाद तय हुई है, तो वो लोग रहेंगे। बाकी बहुत से ऐसे आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी और उनको, कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हुई और उसमें कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। स्थायी और अस्थायी पदों को लेकर लंबे समय से जो अनियमितता थी उसको खत्म करने की बात कही जा रही है, भेद को खत्म करने की बात कही गई है इस फैसले में और ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, चर्चा की शुरुआत से पहले सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश जितेंद्र सिंह जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कर्मचारी नेता रमेश राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रमेश जी से करूंगा। रमेश जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये फैसला अभी जो कैबिनेट में आया, इसका आदेश होना बाकी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी आदेश होगा, आप देखिएगा। इसमें मेनली मुख्य रूप से जो फ़ायदा हुआ है वो कार्यभारित कर्मचारियों को हुआ है, स्थायी कर्मचारियों को हुआ है। उन्होंने 10 श्रेणियों को हटा के 5 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। क्योंकि ये जब हो रहा था, उस समय जब जा रहा था मामला, ये मेरे संज्ञान में था, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। जब इसके अंदर स्थायी और अस्थायी 2 तरह के पदों का निर्माण किया गया है, जो कार्यभारित, इनको नियमित कर्मचारियों के समान सारी सुविधाएं मिलती थी और इनको बार बार पदों का बहुत सारे विभागों में विभाग वाले शासन के पास अस्थायी पदों को स्थायी करने के लिए बार बार कैबिनेट में मुद्दा जाता था कि ये पद अस्थायी, इस पर ये काम कर रहे हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनको आप नियमितीकरण, मतलब आगे बढ़ाने का लाभ दिया जाए। तो सरकार बार बार जो मामले कैबिनेट में जाते थे उसको कैबिनेट में ना जाए, तो सरकार ने उसे अस्थायी अस्थायी 2 वर्गों में बांट दिया है। लेकिन जो संविदा कर्मचारी हैं उसके लिए लिखा गया है कि ये संविदा कर्मचारी 22 जुलाई 2023 की नीति के तहत ही रहेंगे, दैनिक वेतन भोगी रहेंगे, आउटसोर्सिंग रहेंगे। और हमारा मानना ये है कि जब संविदा कर्मचारी
नियमित कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं। आपने कार्यभारित और नियमित कर्मचारियों के पदों को तो स्थायी पदों में कन्वर्ट कर दिया है। आप संविदा कर्मचारियों के पदों को भी स्थायी पदों पे कन्वर्ट किया जाना चाहिए था, क्योंकि 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। अस्थायी पद वो होते हैं या संविदा के पद वो होते हैं या आउटसोर्सिंग। लेकिन जब कैबिनेट की जब ब्रीफिंग कर रहे थे डिप्टी सीएम, तो उन्होंने कहा है संविदा कर्मचारियों का उन्होंने उल्लेख किया है, जिक्र किया है कहा कि 5 तरह के पद रहेंगे। जो 10 तरह के कैडर थे वो खत्म कर दिए गए, अब 5 तरह के रहेंगे, स्थायी, अस्थायी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग। इस तरह के 5 पद रहेंगे। बाकी जो 10 कैडर थे, जो 10 वर्ग थे, उसको समाप्त करके 5 कैडर में शामिल कर दिए गए। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आदेश आना बाकी, आदेश आएंगे उसमें आप देखिएगा, क्योंकि होता यह है कि हाँ, ये निश्चित ही कार्यभारित कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, उनको बहुत लाभ मिलेगा कार्यभारित वालों को, ये सुखद निर्णय है। लेकिन शासन ने जो निर्णय लिया है इसमें मेरा ये मानना था कि कार्यभारित जो कर्मचारी उनको सुविधाएं तो पहले से ही मिल रही थी, तमाम सुविधाएं मिल रही थी, बस उनके पदों का था, उनके पद स्थायी पद नहीं थे। अब उनको स्थायी पदों में कन्वर्ट किया, मतलब माना जाएगा कि उनके पद भी स्थायी पद हैं और नियमित कर्मचारियों के समान जो भी उनको सुविधाएं से वंचित थे, थोड़ी बहुत जो भी थे, अब उनको सीधी सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। ठीक है, जितेंद्र जी क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, जो निर्णय आया है, क्योंकि अभी कुछ हेडलाइंस आपने दिखाई, अभी तक क्या है कि पिछले मैं 15-20 सालों से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कैबिनेट में जो डिसीजन होता है उसको हम ठीक से स्टडी नहीं कर पाते हैं और उसकी हेडलाइंस के आधार पर व्याख्या करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। मैं तो इंतज़ार करूँगा कि सरकार का जो कैबिनेट है उसके पास जीएडी क्या ऑर्डर जारी करती है, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। यानी कि आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, देखिए, अभी अगर कार्यभारित कर्मचारी के बारे में कहें तो कार्यभारित कर्मचारियों के बारे में और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में दिग्विजय सरकार ने बहुत ही खराब निर्णय किया था। एक तो दैनिक वेतन भोगियों को सेवा से निर्णय पृथक करने का जो निर्णय था, खराब निर्णय था। कार्यभारित कर्मचारियों के यहाँ तक कि अनुकंपा नियुक्ति भी बंद कर दी गई थी, उनको समय मान वेतनमान का लाभ भी बंद कर दिया गया था और ग्रेजुएटी भी बंद कर दी गई थी। तो ये जो तीनों लाभ है पिछली शिवराज सरकार ने उसको देने का काम किया था। आज भी कार्यभारित कर्मचारी के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो नेचर ऑफ वर्क, नियमित कर्मचारी का, कार्यभारित कर्मचारी का नेचर ऑफ वर्क सबका बराबर है, लेकिन उनके आगे कार्यभारित लगने के कारण उनको बहुत सारी सुविधा नहीं मिल पाई थी, उससे वंचित रह जाते थे। हाँ, आज भी कार्यभारित कर्मचारियों को, आज भी उनको जो अर्जित अवकाश का नकदीकरण है उसका लाभ आज उनको नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस कैबिनेट के डिसीजन के बाद अगर हमारे कार्यभारित कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का लाभ अगर सरकार समाप्त करते हुए अगर देती है तो मैं समझता हूं इससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता था। अगर ऐसा निर्णय होता तो मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने कार्यभारित कर्मचारियों के दंश को समझा। आज वो रिटायर हो रहे हैं किंतु उनको अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बाकी 3 सुविधाएं मिल रही हैं। अभी तक जहाँ तक मैंने समझा है, अभी कार्यभारित कर्मचारी को शायद अभिजीत जी आप देखेंगे कैबिनेट का जो निर्णय आया है, जो मीडिया को आया है, उसमें सांख्येतर पद घोषित करने की बात की गई है। मुझे अभी भी संशय लग रहा है कि उनको स्थायी कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी, ये लाइन है क्या? ये थोड़ा सा एक अनुसंधान का विषय है। ये आ जाएगा तो फिर आप और हम बैठ के इस पे व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कुल मिला के सरकार ने आज कर्मचारियों के बारे में कैबिनेट में कुछ बातें की, मैं मोहन सरकार जी का आज अभिनंदन करता हूं। और दूसरा, ये जो 10 कैडर की बात थी, 10 कैडर में देखिए, अभी आज से 9 साल पहले एक संवर्ग और पैदा करने का काम माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया था कि दैनिक वेतन भोगियों को जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थायी करने की बात की थी, उनको स्थायी कर्मी एक नया संवर्ग पैदा किया गया था। ये भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर स्थायी कर्मियों के बारे में भी इस कैबिनेट में कुछ हुआ होगा तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश के स्थायी कर्मियों के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर स्थायी कर्मी के पद को भी स्थायी कर दिया गया होगा
तो उसका भी राज्य कर्मचारी संघ स्वागत करेगा। अच्छा, आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर लाभ देने की बात कही जा रही है, ये कैसे संभव हो सकेगा? क्योंकि आउटसोर्स का तो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, हमारा ऑल इंडिया के, हमारा भारतीय मजदूर संघ में हम बिल्कुल इसके खिलाफत करते हैं। आउटसोर्स तो इस प्रदेश की जो हमारी मेधावी जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ शोषण का सीधा सा वो है। आज आउटसोर्स के नाम पे जिस प्रकार से बंगलों में बड़े बड़े जो नौकरशाह हैं आउटसोर्स के, देखिए मैं दिग्विजय सिंह जी की एक बात से सहमत हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने जब दैनिक वेतन भोगियों के बारे में निर्णय किया था तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि ये बैकडोर एंट्री है दैनिक वेतन भोगी, इसलिए उन्होंने दैनिक वेतन भोगी योजना को समाप्त की थी। आज दैनिक वेतन भोगी के नाम पर आज आउटसोर्स, आज भी जो हमारे बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी, हम लोगों को पता ही नहीं होता, पता चला किसी साहब के बंगले पे कोई 4 कर्मचारी आउटसोर्स पे काम कर रहा है, कोई 8 कर रहा है, वो पता चले उसकी 7-8 साल जब सेवाएं हो जाती हैं और उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, फिर वो मैदान में आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, से पता चलता है कि साहब ये तो इतने कर्मचारी हैं। तो कहीं ना कहीं ये आउटसोर्स भी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख पदों की भरने की बात अगर कही है तो ये आउटसोर्स के भी मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ इसके खिलाफ है। नियमित भर्तियां हों, जो भी हमारे जो बच्चे काम कर रहे हैं वो जाएं और नियमित होकर अगर काम करेंगे तो उसका एक अच्छा सरकारी कामों की डिलीवरी भी अच्छी होगी, इससे सरकार का भी फायदा होगा, जनता का भी फायदा होगा। ठीक है रमेश जी, क्या इस फैसले के बाद जो अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी उनके वेतन में भी समानताएं देखने को मिलेंगी? नहीं, देखिए वो आदेश में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल पदों का वर्गीकरण किया गया है। ना ही उसमें ये लिखा गया है कि नियमित कर्मचारियों के समान जो स्थायी पद है उनको जो पदों को स्थायी किया जाएगा, सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। केवल पदों का वर्गीकरण है और उसमें यह कर दिया गया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं वो आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे, आवश्यकता है तो, और ये आउटसोर्सिंग प्रथा जारी रहेगी और आउटसोर्सिंग वालों का जो शोषण और संविदा कर्मचारियों को जो शोषण जारी है वो होता रहेगा। हमारी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी स्थितियों को समझें। जो अधिकारी आप जो लेके जाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें वो अपने फायदे की चीज लेके जाते हैं। अधिकारी नौकरशाह नहीं चाहते कि दैनिक वेतन भोगी आउटसोर्सिंग और ये पद और ये प्रथा जैसे समाप्त हो, क्योंकि जैसे हमारे जितेंद्र सिंह जी भाई जो है उन्होंने कहा, जो हमारे वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि ये केवल और केवल जो बंगलों पे और सारी सुविधाएं लेने के लिए अस्थायी पद और आउटसोर्सिंग पद और संविदा कर्मचारियों के पद बनाए गए हैं। ये बाकी बड़े अधिकारियों के पदों का आउटसोर्सिंग क्यों नहीं करते? बड़े बड़े उच्च पदों पे क्यों नहीं करते? केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पे आउटसोर्सिंग क्यों की जा रही है? देखिए, एक व्यवस्था बनाई गई आउटसोर्स की, ठीक है, आप उसका विरोध करते हैं, आउटसोर्स की जो व्यवस्था बनाई गई, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वे भी तो कर्मचारी हैं, वे भी तो अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए काम कर रहे हैं ना, लेकिन तो उनके लिए भी व्यवस्था बनाना जरूरी है ना। लेकिन व्यवस्था क्या बनाई आपने? उनको 10,000 11,000 रुपए देते हैं आप, उसमें से कमीशन प्रथा जो ठेकेदार के माध्यम से रखते हैं, ठेकेदार 1,000 रुपए ठेकेदार आउट ऑफ द रिकॉर्ड ले लेता है उनका शोषण करके, इधर सरकार से कमीशन लेते हैं। और वो यदि कर्मचारी बोलता है कि हमारी मेहनत का पैसा आप क्यों ले गए, जैसे आपने दीवार फिल्म देखी थी, वो वहां पे कुलियों से वो टैक्स वसूला जाता था, ऐसे ठेकेदार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से 1,000 रुपए 1,500 रुपए 2,000 रुपए रिश्वत लेते हैं। अब तो ये भी देखने में आ गया है कि आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए भी जो सेड मैप और ये जो संस्थाएं हैं इनमें जो ठेकेदार जुड़े हुए हैं, यदि आउटसोर्सिंग की लेते तो 25-25 30 हजार 50-50 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर ठेकेदार लगाएंगे कि हम तुम्हें आउटसोर्सिंग नौकरी लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है आउटसोर्सिंग। और इसमें जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो आज पढ़ लिख के इंजीनियर और सारी चीजें ग्रेजुएशन करके निकल गए, मेहनत और खून पसीने उनके माँ बाप पढ़ाते हैं। तो इसमें एक दूसरे एंगल से भी हम देख सकते हैं ना, जब कहा जा रहा है कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको भी नियमित और स्थायी कर्मचारियों की तरह जो है वो लाभ दिया जाएगा, ये अंतर खत्म किया जाएगा। ये हुआ ही नहीं, ये हो ही नहीं। आप देखिए अगर ऐसा किया जाता है तो करार किए जाएंगे, फिर तो उस कंपनी के साथ जिसको आउटसोर्स पे पूरा ठेका दिया जा रहा है, जिसको लिया जा रहा है, उसके साथ कई प्रकार के एग्रीमेंट भी तो किया जा सकते हैं और उसमें कर्मचारियों के हित की बात कही जाएगी। बिल्कुल, यदि ऐसा है कि नियमित कर्मचारियों के समान उनको वेतनमान और सुविधाएं संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दी जाती हैं, तो इससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आउटसोर्सिंग को वही कलेक्टर दर जो न्यूनतम वेतन है 8,000 10,000 12,000 रुपए दिया जा रहा है और दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कहीं कोई बात नहीं है। जब आदेश आएगा आप देखिएगा। अंशकालीन कर्मचारियों के लिए भी सुविधा की बात कही जा रही है, जीतन जी।
नहीं, देखिए, अंशकालीन कर्मचारियों के लिए सुविधा की बात हुई है। अंशकालीन कर्मचारी, देखिए मैं एक उदाहरण बताऊं आपको कि स्कूल शिक्षा विभाग में अंशकालीन भृत्यों की भर्ती की गई थी बहुत न्यूनतम मानदेय पे, और आज उनको 6,000 रुपये मानदेय आज दिया जाता है। देखिए, उसके पीछे जो सरकार का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल ठीक था। सरकार का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी गांव में अगर कोई हाई स्कूल है या हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो उस गांव का ही किसी व्यक्ति को सवेरे झाड़ू पोछा करने के लिए उस स्कूल में आएगा वो, और स्कूल का झाड़ू पोछा करेगा, वहाँ पे जो भी मटके होंगे, पानी के बर्तन होंगे, उसको भरेगा, और 1-2 घंटे अपनी सेवा करने के बाद वो अपना खेती किसानी का काम करेगा और अपने जो भी धंधे करेगा। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था, अंशकालिक भृत्य के पीछे। लेकिन क्या होता है कि जब वो सरकारी सिस्टम में कोई व्यक्ति आ जाता है तो फिर उसके शोषण का काम शुरू होता है। आज अंशकालिक भृत्यों की ये स्थिति है, हमारे पास आते हैं तो उनको वहाँ का प्रिंसिपल दिन भर स्कूल में बैठा कर रखता है, फिर वो कहता है कि नहीं साहब, हमारे घर का भी झाड़ू लगाओ, हमारे घर का भी काम करो। तो उसको कहा 2 घंटे के कॉन्सेप्ट जो था स्कूल शिक्षा विभाग का कि 2 घंटे उसको ड्यूटी करना है, सुबह शाम उसको झाड़ू लगाना है और बाकी अपने काम करना है, वो 6,000 रुपये उसको मान दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभिजीत जी, आज अगर किसी अंशकालिक भृत्य से 10-10, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा हो और उसको 6,000 रुपये मान दिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक न्याय? तो आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद से उनकी समस्या का समाधान होगा, स्थिति बदलेगी? अब वो हम देखेंगे। मैं तो बैठूंगा, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि ये जो आउटसोर्स है और जो अंशकालिक है, अंशकालिक देखिए, अंशकालिक योजना तो ठीक है, लेकिन जो निचले स्तर पे उनका जो शोषण है, सरकार को शोषण बंद करना चाहिए। कोई भी अंशकालिक भृत्य है वो 2 घंटे अपना झाड़ू पोछा लगाए, उसके बाद से किसी भी प्रिंसिपल को उसका शोषण नहीं करना चाहिए, किसी जिला शिक्षा अधिकारी को उसको अपने बंगले पर नहीं बुलाना चाहिए। उससे गैर जो काम बेगारी जो कराई जाती है उस पर रोक लगना चाहिए। ठीक है। इस आखिर लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इस फैसले के बाद कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें खुश होना चाहिए, जिन्हें लगे कि नहीं ये फैसला बिल्कुल उनके हित में लिया गया है और अच्छा फैसला है? कार्यभारित कर्मचारी। देखिए, कार्यभारित कर्मचारियों के बारे में ये कहा गया है कि आज क्या होता है कि एक के आगे लगा दिया जाता है कार्यभारित और एक के लगा दिया जाता है नियमित। तो मैंने जो आपको बताया कि कार्यभारित कर्मचारियों को इस प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की भी पात्रता नहीं थी। अगर जो व्यक्ति अक्टूबर 2016 से पहले हमारा कार्यभारित कर्मचारी एक्सपायर कर गया, उसके बच्चे को आज तक नियुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि वो 10 अक्टूबर 2016 से लागू किया गया कि इसके बाद अगर 11 अक्टूबर को कोई अगर कार्यभारित कर्मचारी मरा है तो उसके बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति मिली है, अगर कोई 9 अक्टूबर को मरा है तो उसके बच्चे को नहीं मिली। तो इस प्रकार की कार्यभारित में एक खाई थी, असमानताएं थी। आज अभी मैं पूरा स्टडी नहीं कर पाया हूं, अगर ये कहा गया है कि सांख्येतर घोषित कर दिया है, मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूं कि शोषण बचेगा। अब जो हमारे कार्यभारित कर्मचारी अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, मैं ये भी चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक उनको जो अवकाश नकदीकरण का लाभ है, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी सांख्येतर घोषित कर दें और अगली कैबिनेट में लाके इस प्रदेश की सरकार उनको अर्जित अवकाश का लाभ भी देने का आदेश करती है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के कार्यभारित कर्मचारियों के हक के लिए ये बड़ा निर्णय हुआ है। ठीक है, क्या कहेंगे रमेश जी? ठीक, यदि निर्णय जब आदेश निकलेगा, अभी तो आदेश जारी नहीं हुआ, अभी तो कैबिनेट का निर्णय, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग जब इसका आदेश निकालेगा, उस आदेश में क्या लाभप्रद है और क्या किन लोगों को लाभ मिला है, किन बिंदुओं पर फोकस किया जाता है, किन बिंदुओं को फोकस किया जाएगा, ये इसको लेके विभाग ने आदेश क्या निकाले। क्योंकि जब विभाग जैसे संविदा कर्मचारियों को 22 जुलाई 2023 को घोषणा अलग हुई थी और आदेश अलग निकला, तो जब आदेश निकला तो उसमें बहुत सारे किंतु परंतु लिखे गए थे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसका लाभ मिला ही नहीं, जो वास्तविक मिलना चाहिए था, जिस घोषणा को लेके संविदा कर्मचारी उत्साहित थे। तो जब अधिकारियों ने जब आदेश निकाला उसमें बहुत सारे किंतु परंतु लगे हुए थे। तो जब आदेश निकलेगा उसी के बाद यदि कार्यभारी तो किसी को भी लाभ मिलता है तो हम उसको स्वागत करेंगे, और जिनको नहीं मिला उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर ज्ञापन देंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे कि भैया इसका ऐसा किया जाए, जो छूट गया उसको फिर से किया जाए। ठीक है, लेकिन ये जो 10 से 5 श्रेणियां बनाने की बात कही जा रही है, फिर ये क्या है? ये मैंने बताया ना कि पहले 10-15 श्रेणियां थी कि सबके दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, अल्पकालीन कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, ऐसे बहुत सारे पद थे, उनको 5 श्रेणियों में विभक्त कर दिया है। स्थायी पद, अस्थायी पद, संविदा कर्मचारी पद, आउटसोर्सिंग कर्मचारी पद और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, ये 5
श्रेणियों में विभाजित तो फिर कर इससे भी तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा ही ना उनको। ये तो वो केवल पदों का स्थायीकरण किया, मतलब पदों का वर्गीकरण किया है, ना कि उस नीति के अंदर ये लिखा है कि जिनको हम स्थायी कर रहे हैं तो उनको ये लाभ दे दिया जाए, नियमित कर्मचारी को समान कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, केवल पदों का वर्गीकरण किया गया। देखिए मैं आपको बताऊं अभिजीत जी, शिक्षा विभाग में एक बार की घटना बताऊं कि जब स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी स्कूल शिक्षा मंत्री थे, हम लोग उनसे मिलने गए। जब हमने गुरुजी और मानसेवी शिक्षक की बात की तो एकदम तिलमिला गए कि लिए इस स्कूल शिक्षा विभाग में कितने कैडर हैं। अपने पीए को बुलाया कि ले यार मुझे लिख के दो। तो देखिए क्या है कि सर्वनाश तो हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग में, जिस प्रकार से गुरुजी, संविदा शिक्षक, संविदा कर्मी, मानसेवी शिक्षक, तो कहीं कहीं आज कम से कम सरकार ने एक राज्य शिक्षा यानी कि जितने कैडर रहे जटिलताएं उतनी ज्यादा बढ़ती गई हैं। हाँ, बढ़ती गई और दिक्कतें बढ़ती गई। तो स्कूल शिक्षा विभाग में भी एक अच्छा निर्णय हुआ था कि राज्य शिक्षा सेवा का गठन कर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक का परिकल्पना की गई थी, जो आज वर्तमान में लागू है। पहले स्कूल शिक्षा विभाग में क्या होता था, संविदा के रूप में शिक्षा कर्मी के रूप में भर्तियां की जाती हैं और 2,500 साढ़े 3,000 रुपये मानदेय। तो वही मैंने एक सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा कि इस प्रदेश के जो मनरेगा का कर्मचारी है उसका वेतन 121 रुपये है मजदूरी, और संविदा कर्मचारियों को आप 83 रुपये देते हो, तो इस प्रदेश के वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो एकदम तिलमिला से गए थे। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये सुधार तो हो रहे हैं। बीच की जो खाइयाँ थी सिक्षा विभाग में भी सरकार ने अच्छा सुधार का काम किया है, और ये भी जो 5 कैडर जो खत्म किए हैं इनकी क्या। अच्छा, एक छोटी सी बात और आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे कौन से बिंदु होंगे जो आप चाहेंगे कि इस आदेश में उनका उल्लेख किया जाए, क्योंकि अभी आदेश तो आया नहीं है। जब ये आदेश आएगा तो किन चीजों पर इसमें फोकस किया जाए, और अगर आपके अनुरूप वो चीजें नहीं रहती है तो फिर क्या स्टैंड लेंगे कर्मचारी संघ? जो भी निर्णय, जैसे ये आदेश जो आता है, तो अगर इस आदेश में स्थायी कर्मी के बारे में अगर ये कहा गया कि स्थायी कर्मी हम खत्म करते हैं, देखिए स्थायी कर्मी के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने भी बहुत बड़ा निर्णय दिया है, और जीएडी में उसमें एक्सरसाइज चल रही थी कि जो स्थायी कर्मी जो सरकार ने बनाया था, जिनको 4,000 5,000 का जो एक स्केल दिया था, और 28 और 20 साल के संघर्ष के बाद आज भी उनको 18-19 हज़ार से ज़्यादा वेतन नहीं मिल रहा। बाकी उनको 7वें वेतनमान की सुविधाएं नहीं है, अन्य उनको सुविधाएं नहीं है। तो अगर स्थायी कर्मी के बारे में भी निर्णय हुआ होगा तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैंने कार्यभारित के बारे में आपको बोला ही है, और मैं चाहूँगा कि ठीक है, मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम सरकार ने कुछ तो बांधा। ये जो 5 कैडर कौन कौन से खत्म किए हैं, मुझे एक स्थायी कर्मी की समझ में आता है, कार्यभारित का समझ में आ रहा है। अभी आपके जो ब्रीफिंग थी उसमें भी कौन से पद समाप्त किए हैं उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है, ना आप भी उल्लेख। ठीक है, समय की सीमा इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। सरकार ने निर्णय किया है, कर्मचारी हित में ही निर्णय लिया होगा, और हम इसका स्वागत करेंगे। अगर हित में नहीं होगा तो हम सरकार से बात करेंगे। ठीक है, समय की सीमा इस चर्चा को यहीं हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, और रमेश राठौर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया। हालांकि इसको लेकर अब आदेश आएगा, और इस आदेश पर कर्मचारी संगठनों की नजरें हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।